सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज विजय। दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में महारवाड़ी सिस्टम और रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में समझेंगे। वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस महारवाड़ी सिस्टम और रैयतवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का मेन मकसद अंग्रेजों का इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जो था वो इकट्ठा कर सके इंडिया के अंदर से। दोस्तों, महारवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, जैसे हम इतबस्तरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी की क्लास 12th में काफी अच्छे तरीके से बताया है। बट ऑफ कोर्स क्लास 12th की अगर आप बात करें तो क्लास 12th में डीपली नहीं समझाया गया। और अगर आप लोग क्या कहते हैं ई पाठशाला के चैनल पे नए हैं तो आप सभी लोग क्लास 12 की प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर सकते हैं। जो भी चीजें पढ़ाई जाती है आपको टेलीग्राम अकाउंट पे दे दी जाती है, ईपी फैमिली। अगर आप सभी लोग इंस्टाग्राम पे हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, क्लास 12th में ये 3 सेटलमेंट समझाए गए हैं। चैप्टर 8 है, आपको अगर डीपली एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हैं, कंपटीशन के लिए रिवाइज कर रहे हैं तो आप जरूर देखिएगा। तो परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट और महारवाड़ी सेटलमेंट जो है इसके बारे में समझाने की कोशिश करी गई है। देखिए, परमानेंट सेटलमेंट हमने वीडियो लेक्चर सीरीज में पहले भी समझाया था। नहीं देखिए तो आपको आइकन पे या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस प्लेलिस्ट का, जहां से आप देख सकते हैं। तो 1973 के अंदर अगर आप देख 1793 के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सबसे पहले से इंट्रोड्यूस करा था, ये हमने बंगाल में देखा था। आज हम रैयतवाड़ी सेटलमेंट और परमानेंट सेटलमेंट के बारे में जानेंगे। रैयतवाड़ी सेटलमेंट जो था थॉमस मनरो के द्वारा 1820 के अंदर सेटअप करा गया। प्राइमरी लैंड का मतलब सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया के प्लेसेस पे इसकी शुरुआत करी गई। भारत में कोशिश करी गई कि इसको रैयतवाड़ी सेटलमेंट के तहत करा जाए। फिर एक महारवाड़ी सेटलमेंट बनाया गया 1822 के अंदर। देखो 2 साल के अंदर पॉलिसी चेंज कर दी गई और हॉट मैकेंजी के द्वारा इस पॉलिसी को सामने इंट्रोड्यूस करा गया। अब ये है क्या, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे, डीपली समझेंगे, एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि क्या चीजें चल रही, क्या चीजें नहीं चल रही। क्योंकि अगर आप ये चीजें नहीं समझ पा रहे तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप रट रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, है ना। तो परमानेंट सेटलमेंट आपने पढ़ा नहीं है तो समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो हमने पहले से कवर करी हुई है। अब उसके बाद आप समझो यहाँ पे कि इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम को मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि मद्रास के गवर्नर 1820 में थॉमस मुनरो ने इसे इंट्रोड्यूस करा था। दोस्तों, दिस वाज अ प्रैक्टिस इन द मद्रास एंड बॉम्बे एरिया एज वेल एज असम एंड द कुर्ग प्रोविजन। कुर्ग के प्रोविजन में भी इसका इस्तेमाल करा गया था। अगर आप देखें तो इसको थॉमस मुनरो ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा था और इस सिस्टम को मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है। हम पहले रैयतवाड़ी सिस्टम समझ रहे हैं। इस सिस्टम में होता क्या दोस्तों, इस सिस्टम में ये होता है, जैसे आपको मैंने पहले भी समझाया होगा, थोड़ा सा मैं आपको डीपली समझा देता हूँ। समझाने का तरीका सिंपल सा यही था कि जमीनों की सारी जमीनों के मालिक कौन है। सारी जमीनों के मालिक पहले मुगल हुआ करते थे। मुगलों से जमीनें ले ली ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी फिर मुगलों की जगह पे आ गई थी। सारी जमीनों पे कहीं कहीं पे जमींदार, बड़े बड़े जमींदार रहा करते थे। जमीनों का टैक्स तो इनको भी देना है। और कहीं कहीं छोटे छोटे जमींदार रहा करते थे जो अलग अलग जमीनों पे रहते थे। ठीक है, अब टैक्स चाहिए, किसको चाहिए टैक्स? ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स चाहिए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी परमानेंट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग तो ये करती थी कि भैया जमींदार, कोई ए नाम का जमींदार होता था, उससे कहा जाता था कि आपको ऐसा करना है कि इस पूरे इलाके का रेवेन्यू जो है ना, इस पूरे इलाके का रेवेन्यू आपको हमें निकाल के दे देना है। और वो रेवेन्यू जो था इधर के इलाके का, ये ए बंदा कलेक्ट करता था और ए बंदा कलेक्ट करके फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को इकट्ठा करके दे देता था। और ऐसे प्लेसेस पे अगर आप देखो तो ये जो जमीन का पट्टा होता था, ये जमीन का पट्टा पूरी तरीके से जमींदार के अंदर में होता था। यहाँ पे छोटे छोटे किसान है दोस्तों, छोटे छोटे किसान है ऑफ कोर्स, जो जमीन का कर्ज अंग्रेजों को देना चाहते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि हमारे बदले में जमींदार इकट्ठा करेंगे और जमींदारों से इकट्ठा करवा के पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी को चला जाता। ये परमानेंट सेटलमेंट के अंदर ऐसा होता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि भैया ये जो जमींदार होते थे ना, ये जमींदार कहीं ना कहीं जमींदारी सिस्टम में घोटाला भी करते थे और अपना फायदा ज्यादा पहुंचाते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा भाड़ में जाओ तुम लोग। जमींदारों को कहा भैया अब हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, अब हम डायरेक्टली जो टैक्स लेंगे ना वो डायरेक्टली फार्मर से,
डायरेक्टली किसानों से टैक्स लेंगे एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड द रैयतवाड़ी सिस्टम। यानी कि यहाँ पे जमीनों का मालिकाना हक जो होगा किसानों का होगा। किसानों को कहा जाएगा कि आप जमीनों के मालिक हैं, जमीनों में आप कुछ भी उगाएंगे उसका पैसा जो मिलना चाहिए वो डायरेक्टली हमें मिलेगा। इस हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे रैयतवाड़ी सेटलमेंट में आप देखो, इन दिस सिस्टम द पीजेंट और द कल्टीवेटर्स वर regarded as the owner of the land. They had the ownership of a right to sell, moderate and give to the land. नॉर्मल है कि वो भाई सेल कर सकते हैं, ऑफ कोर्स ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं, गिफ्ट के रूप में किसी और को दे सकते हैं, बट ऑफ कोर्स टैक्स अब यहाँ पे डायरेक्टली किससे लिया जाएगा, ये टैक्स डायरेक्टली किसानों से लिया जाएगा। अब इस सिस्टम में देख लो जी, टैक्स जो है डायरेक्टली गवर्नमेंट किसानों से ले रही है। रेट परसेंट क्या रहेगा, ड्राई लैंड पे 50%, वेट लैंड पे 60%। वेट लैंड पे क्योंकि ज्यादा ऑफ कोर्स अनाज उगता है इसी वजह से। परमानेंट सेटलमेंट जो था ऑफ कोर्स हाई रेट हुआ करता था उसमें, और ऑफ कोर्स इन फ्यूचर बढ़ने का क्या कहते हैं उसमें कहीं ना कहीं आश्चर्य भी रहता था, जमींदारों को कहीं कहीं फायदा भी होता था, कहीं कहीं लॉस भी होता था। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे मिडलमैन जमींदार पूरी तरीके से खत्म, और अब डायरेक्टली जो पैसा लिया जाएगा वो किसानों से लिया जाएगा। यानी कि इन लोगों का रोल जो था वो हो गया खत्म। अब ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली किसानों से डील करने लग गई थी, और किसानों को कहा जाता था कि आपको इतना रेवेन्यू और इतना पैसा देने की हमें जरूरत है, और यहाँ पे आपको जमींदारों से भी पैसा लिया जाता था क्योंकि वो भी तो एक तरीके के किसान थे। तो परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार थे, रैयतवाड़ी सेटलमेंट में किसान थे, जो ऑफ कोर्स थॉमस मुनरो के द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया। लेकिन कुछ ही सालों के बाद महारवाड़ी सिस्टम भी आया, और महारवाड़ी सिस्टम हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में। अब इसमें क्या सिस्टम आया दोस्तों, अब एक और चीज समझ लेते हैं। ये थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड ही था, बट मैं थोड़ा सा इसको अलग इसलिए मानूंगा क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज है। क्या चेंज है देख लेते हैं। महारवाड़ी सिस्टम जो था वो महल मतलब एक किसी एरिया को इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, और यहाँ पे 1832 के अंदर इसको लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा गया, और 1833 के अंदर इसको पूरी तरीके से कामयाबी तरीके से इसको बना दिया गया। तो ये चीज तो मैं सबसे ज्यादा इंट्रोड्यूस जो समझनी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक आप सभी लोगों को। दूसरी बात यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि इंट्रोड्यूस जो करा गया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर, आगरा के अंदर, सेंट्रल प्रोविजन के अंदर, गैंगेटिक वैलीज के अंदर, पंजाब के अंदर, और कुछ ऐसे प्लेसेस में, मतलब अलग अलग जहाँ पे गवर्नर्स ने पॉलिसीज चलानी है, ऑफ कोर्स अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से चलाई जाएगी। यहाँ पे मेन बात क्या होगा, ना जमींदार से लेना देना, ना रैयत से सिस्टम से लेना देना। अब यहाँ पे क्या करा जाएगा, यहाँ पे किसी एक विलेज के ऑफिसर्स को चुना जाएगा। कैसे चुना जाएगा चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सेम सिचुएशन है, यहाँ पे जमींदारी सिस्टम के अंदर क्या होता था, जमींदार इस इलाके से क्या करता था, टैक्स इकट्ठा करता था, और जमींदार इकट्ठा करके ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता था। और इस सिस्टम का नाम आप लोगों ने क्या बोला, इस सिस्टम का नाम आपने बोला परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त। उसके बाद आपने क्या करा, उसके बाद आप लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट को खत्म करके किसानों से डायरेक्टली आप लेने लग गए, और इस सिस्टम को बोला आपने रैयतवाड़ी सेटलमेंट। ओके, रैयतवाड़ी सेटलमेंट। लेकिन जो हॉल्ट मैकेंजी आए उन्होंने कहा कि रैयतवाड़ी सेटलमेंट भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जिस भी गांव से, जिस भी इलाके से हमें टैक्स की जरूरत है, जिस भी इलाके से हमें टैक्स की जरूरत है, वहां पे किसी के विलेज का हेडमैन बनाया जाएगा, विलेज हेडमैन बनाया जाएगा, और ये विलेज हेडमैन जनता के लोगों से बीच में से ही होगा। ये विलेज हेडमैन जनता के लोगों के बीच में से होगा, और यही बंदा जो होगा टैक्स जो है डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंचाया करेगा। तो जमींदारों की जगह हेडमैन ने लेती, और यही हेडमैन जमींदारों से भी पैसा लिया करेगा। सो ये थोड़ा सा आपने समझना है। आप यहाँ पे देखो, दिस सिस्टम डिवाइडेड द लैंड इनटू द महल्स। महल्स में मतलब अलग अलग महल्स में, जैसे कि इधर का एरिया जो है किसी और के अंडर में होगा, इधर का एरिया जो किसी और के विलेज हेडमैन के अंडर में होगा। तो ऐसे सभी एरियाज को क्या कर दिया गया, ऐसे सभी एरियाज को डिवाइड कर दिया गया। ये एरिया किसी और के हेडमैन के अंडर में आ जाएगा, और उसके बाद सेम ऐसा ही ये वाला एरिया जो होगा, ये वाला एरिया ये किसी और के अंडर में आ जाएगा, ये वाला एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसे बोलते हैं महल, इसका मतलब इसे बोलते हैं एरिया, और अलग अलग एरिया अलग अलग महल में बांट दिया गया। और यहाँ पे ऑफ कोर्स फिर यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पूरी तरीके से किसी विलेज के हेडमैन की चलेगी और वही इकट्ठा करके आप कह सकते हैं पैसा जो है वो किसको पहुंचाएगा, वही इकट्ठा करके पैसा जमींदार को पहुंचा, मतलब किसको पहुंचा देगा, अंग्रेजों को पहुंचा देगा। मेन यहाँ पे ये होगा कि यही जमींदार, यही जो किसान होंगे वो पैसा क्या कहते हैं विलेज के हेडमैन को दे रहे और विलेज का हेडमैन इस तरह कंपनी को पहुंचा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ईच इंडिविजुअल फार्मर गिव देयर शेयर, हर किसी फार्मर को अपना खुद का शेयर देना पड़ेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द महारवाली सिस्टम एंड रैयतवाड़ी सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट के बारे में यानी कि आपने स्थायी बंदोबस्त के बारे में नहीं पढ़ा तो आप जरूर पढ़िएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास 12 के बच्चों की हिस्ट्री का पूरा चीज अवेलेबल है, जहां से आप ऑफ कोर्स कंप्लीटली हिस्ट्री देख सकते हैं। और यहाँ पे ई पाठशाला के चैनल पे आप अगर चाहते हैं नोट्स तो ईपी फैमिली जरूर ज्वाइन करेगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। माय नेम इज विजय, आप देख रहे थे ई पाठशाला चैनल। दिस इज इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज।